क्या ये बालों का झड़ना एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही है? पहले जो बाल झड़ते थे उसके मुकाबले अभी जो लोग आ रहे हैं वो कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या को लेकर के आ रहे हैं। हार्ड वाटर बहुत आता है, फिर हम आरओ के पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल का ये भी एक बड़ा कारण है? में इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से हेयर फॉल भी बढ़ता है। क्या पूरी तरीके से वो डेंसिटी वापस आ पाती है जो आपकी पहले थी? हेयर फॉलिकल डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ मिनिएचराइज हुआ है या छोटा हुआ है या श्रिंक हुआ है, तो उसके वापस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कितने लाभदायक होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए? ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए हम एडवाइस नहीं करते हैं। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। एक समय ऐसा था जब लोग अपने बालों को उम्र बढ़ने से जोड़ते थे। आज हालत यह है कि 20 से 25 साल की उम्र में ही लोग अपने हेयर लाइन को रोज आईने में चेक कर लेते हैं। घर में एक चीज हर किसी को परेशान करती रहती है, तकिए पर पड़े बाल, बाथरूम के ड्रेन में फंसे बाल और कंघी में टूटते हुए बाल। और उसके बाद एक ही सवाल जहन में आता है, क्या मैं धीरे धीरे गंजेपन या बॉल्डनेस की तरफ तो नहीं बढ़ रहा या बढ़ रही? हम हजारों रुपए के शैम्पू, सेरम और हेयर ऑयल खरीद लेते हैं। सोशल मीडिया पर दिखने वाला हर नया ट्रेंड फॉलो कर लेते हैं, लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पूछना भूल जाते हैं, आखिरकार ये बाल झड़ क्यों रहे हैं? क्या इसका कारण सिर्फ जेनेटिक्स है या फिर हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, प्रदूषण, देर रात तक जागना और खराब खान पान भी इसके पीछे जिम्मेदार है? आज इंटरनेट के नुस्खों की नहीं, विज्ञान की बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट और एम्स के साथ जुड़े रहे, उसके एचओडी रहे डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर कौशल वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कौशल वर्मा आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरीके से क्या ये बालों का झड़ना एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही है? पहले बात होती थी 30 से 35 या 30 से 40 साल तक के पर बाल झड़ते थे, लेकिन आज तो 20 से 25 साल में बाल झड़ रहे हैं। ये भावना जी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि पहले जो बाल झड़ते थे उसके मुकाबले अभी जो लोग आ रहे हैं वो कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या को लेकर के आ रहे हैं। ये सच बात है। पहले जितने नंबर हम देखते थे हॉस्पिटल में, अपनी ओपीडी में पेशेंट जो आते थे बाल की समस्या लेकर के, उसके मुकाबले अब कहीं ज़्यादा आते हैं और कम उम्र के लोग भी अब बाल झड़ने की समस्या को लेकर के हमारे पास आते हैं। उसका वजह क्या है? मतलब वजह तो जिसको हम बोलते हैं ना कि मल्टी फैक्टोरियल है। बहुत से कारण हैं कि जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। उनमें से अगर हम एक एक कारण को देखना शुरू करें तो उसमें ये लगता है कि कुछ अलग अलग लोगों में अलग अलग कारण जो हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, कि जेनेटिक है, हार्मोनल है, न्यूट्रिशनल है, दूसरी बीमारियां हैं, जब शरीर के अंदर कोई और बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, या बाल की अपनी बीमारी है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, या हम अपने आप से कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बाल डैमेज होते हैं और उसकी वजह से बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जब बाल झड़ने की बात होती है तो एक बारी को ऐसे जिस तरीके से मैंने कहा कि तकिए पर बाल दिखने लगते हैं, ड्रेन पर बाल दिखने लगते हैं, कब ये महसूस होना शुरू हो कि अब बाल झड़ना एक कॉमन इशू से ज़्यादा एक बीमारी का रूप लेता जा रहा है? मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा सा हमें साइंटिफिक इसकी बेसिस को समझने की ज़रूरत है कि जैसे हेयर का एक साइकिल होता है। हेयर साइकिल में 4 फेजेस होते हैं जिसको हम साइंस के तौर पे बोलते हैं कि एक जो ग्रोथ का फेज होता है जिसको हम एनाजन फेज कहते हैं, जिसमें बाल बढ़ता है शुरू से होकर के वो करीब 3 से 5 7 साल तक कंटिन्यू रहता है। डिपेंड करता है कि कहाँ का बाल है। जैसे सिर का बाल है उसका एनाजन फेज बड़ा होता है। उसके बाद में एक कैटाजन फेज आता है जिसमें हेयर का जो बल्ब होता है सप्लाई कम होने लगती है, तो जिसको बोलते हैं कि वो कैटाजन फेज में आ गया है जी। उस जिसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। उसके बाद में एक अगला वाला जो फेज़ आता है उसको टेलोजन फेज बोलते हैं। टेलोजन फेज में वो बाल जो है एक रेस्टिंग फेज में आ जाता है। रेस्टिंग फेज में आने के बाद में वो उसी फेज में काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो रहता है। उसमें करीब 6 महीने तक जो है, 6 महीने से लगा करके 2 साल तक वो रेस्टिंग फेज में रह सकता है। और उसके बाद में एक लास्ट फेज आता है जिसको एक्सोजन फेज बोलते हैं, जिसमें बाल जो है झड़ जाता है। तो इसमें ये होता है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर हम देखा जाए आम तौर पे तो करीब 50 मिलियन हेयर फॉलिकल्स होते हैं।
और वो सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। सिर में जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बाकी शरीर में जो बाल का फॉलिकल होता है वो मिनिएचराइज्ड या उसको छोटा होता है। तो जिसमें जिसमें टर्मिनल या जिसको हम बोलते हैं ना कि पूरा बाल की ग्रोथ उसमें नहीं होती है। जी। फेस और इसमें सिर में जो है वो पूरे बाल की ग्रोथ होती है। तो करीब से 80% जो हैं वो बाल जो होते हैं ना, 80 से 85% बाल जो हैं वो ग्रोइंग फेज में होते हैं, एनाजन फेज में होते हैं। फिर 2-3% जो है वो रेस्टिंग फेज में, उसमें कैटाजन फेज में जाते हैं। फिर उसके बाद 10-15% जो हैं वो जो है वो रेस्टिंग फेज में जाते हैं। उसके बाद में जो एक्सोजन फेज में आते हैं वो बाल जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो नॉर्मल जो शेडिंग होती है वो करीब करीब 50 से लेकर के 100 बाल तक अगर रोज़ झड़ते हैं तो उसको माना जाता है कि ये नॉर्मल शेडिंग है। और वो साइकिल जब वो कंप्लीट होता है, बाल शेड हो जाता है, तो उसी फॉलिकल से दूसरा हेयर जो है ग्रो करता है। अब चूँकि हेयर की ग्रोथ स्लो होती है तो उसको उस स्टेज में उतना लंबा होने में या दिखने लगे बाल उसमें टाइम लगता है। तो लगता है कि बाल झड़ तो गया है लेकिन नया बाल शायद आएगा नहीं। लेकिन अगर उस किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को अगर 50 से 100 बाल रोज़ गिरते हैं तो वो कंसीडर किया जाता है कि ये नॉर्मल हेयर शेडिंग है और ये एक साइकिल का हिस्सा है, एक प्रोसेस का हिस्सा है। जी, लेकिन जब ये बाल झड़ना, कब ये पता चले कि ये गंजेपन में तब्दील हो रहा है? साइंटिफिकली तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो हम कहते हैं कि आप 24 से, जनरली तो हम बोलते हैं कि आप 3 दिन का 72 आवर्स के बाल जो है वो आप कलेक्ट करके देख लीजिए। उनको रूट से अकाउंट, एक टीडियस प्रोसेस है लेकिन उससे एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो जाता है कि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं एक्चुअली में या सिर्फ परसेप्शन है। अब जैसे जिसके बड़े बाल होते हैं उसके अगर थोड़े भी बाल गिरते हैं तो लगता है कि ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी, क्योंकि वो बड़ा बाल है वो दिखता है कि बाल बड़ा है। 2 बाल भी अगर तकिए पे बड़े पड़े हुए हैं तो लगता है कि बहुत सारे बाल हैं। जी। और छोटा बाल अगर 1-2 गिरे होते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है। जी, बिल्कुल। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उसकी एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो कि बाल एक्चुअली गिर रहे हैं वो ज़्यादा हैं या नॉर्मल नंबर में हैं। अगर ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है कि क्यों ज़्यादा बाल गिर रहे हैं और फिर उसके हिसाब से उसका इलाज होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही मैं डॉक्टर साहब ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ, मेल और फीमेल बालों का झड़ना क्या अलग होता है? नहीं, बाल तो सभी के झड़ते हैं, मेल्स के भी झड़ते हैं और फीमेल्स के भी झड़ते हैं और दोनों के जो हैं करीब करीब एक ही रेट में झड़ते हैं। एक्सेप्ट कि कुछ सिचुएशन में, जैसे कोई फिजियोलॉजिकल सिचुएशन जैसे प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है या प्रेगनेंसी के जस्ट बाद का टाइम जो होता है उसमें महिलाओं को बाल ज़्यादा झड़ते हैं क्योंकि उसमें हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है। जी। एस्ट्रोजन उस टाइम जो है वो उसका एक रोल होता है। एंड्रोजन बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका रोल होता है बाल की ग्रोथ और बाल के सस्टेनेंस में और उसमें भी बाल के मैचुरेशन में। साथ ही डॉक्टर साहब मैं ये भी पूछना चाहूँगी, क्या बालों का कोई टाइप भी होता है? क्या हर किसी के बाल किसी एक पर्टिकुलर टाइप के होते हैं या बालों में भी अलग अलग टाइप्स होता है? जैसे किसी का मोटा बाल है, किसी का पतला बाल है, और उससे हेयर फॉल पर भी कोई असर पड़ता है? नहीं, उसमें टाइप में तो जैसे कि जैसे बहुत सारी चीज़ें शरीर के अंदर जो है वो जेनेटिक होती हैं। वो उसका जेनेटिक मेकअप डिसाइड करता है कि आपका बाल कैसा होगा। किसी के बाल कर्ली होते हैं क्योंकि वो जेनेटिकली उनके बाल कर्ली होते हैं, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, किसी के बाल बहुत ज़्यादा नहीं लंबे होते हैं, किसी के बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। वो उसके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है, वो जेनेटिक डिसाइड करता है कि आपका बाल कैसा होगा। डॉक्टर साहब जब हम ये सोचते हैं कि बाल झड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो इसके पीछे के कारणों का पता करना भी बड़ा ज़रूरी है। क्या स्ट्रेस, एनवायरनमेंट, गलत खान पान इसके मेजर फैक्टर्स हैं? जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि बाल अगर ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसकी वजह हो सकती है और उसकी वजह में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। खान पान, न्यूट्रिशन एक है, एनवायरनमेंट दूसरा है, स्ट्रेस है, बाल की बीमारी है, शरीर के अंदर कोई दूसरी बीमारी है, जैसे किसी को कैंसर हो गया या थायराइड डिजीज़ हो गई तो उसमें बाल ज़्यादा झड़ते हैं। उसके अलावा जो है बाल की अपनी बीमारियां हैं और इसके अलावा जो जैसे जेनेटिकली किसी को जल्दी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं तो, और हार्मोन्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बाल के झड़ने में। तो वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में। अब जैसे कोई मिडिल एज लेडी आती है जी। वो कहती है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं, तो फिर हम उसमें ये डिटेल्स में देखते हैं कि भाई क्या वजह है। उसके इन्फेक्शन है, बीमारियां हैं, जैसे कि कोविड के टाइम हमने देखा कि सडनली जो है उसके बाद में
बहुत सारे लोग जो है बाल झड़ने की समस्या को लेकर के आने लगे, जी। क्योंकि कोविड के बीच में जो बुखार हुआ था उसके बाद में जो है हेयर फॉल बढ़ गया था। वो किसी भी तरीके का कोई अगर लंबा तेज़ बुखार होता है, अगर लंबा ना भी हो, तेज़ बुखार कुछ टाइम के लिए रहे, जैसे 1 हफ्ते रह गया, तो उसमें अचानक जो, जैसे हमने बात की थी, एनाजन फेज़ वाले हेयर जो है ना, वो कैटाजन फेज़ में चले जाते हैं और उसके बाद में फिर वो हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसके साथ न्यूट्रिशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, फॉर एग्जांपल आजकल विटामिन डी की कमी एक बहुत कॉमन समस्या है, B12 है, आयरन है, प्रोटीन है। इन सबको अगर देखा जाए तो क्या ये मेजर फैक्टर प्ले करते हैं अपने हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल में? बिल्कुल, न्यूट्रिशन बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ के लिए, और वही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हेयर ग्रोथ और हेयर हेल्थ के लिए भी। तो अगर न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, जैसे कि वाइटामिन्स हैं, विटामिन डी है हमने बोला, बायोटिन है, विटामिन B12 है, बी कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं। आयरन है, मैग्नीशियम है, जो और बड़े सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिनकी न्यूट्रिशन में ज़रूरत होती है बालों की ग्रोथ और सस्टेनेंस के लिए। तो ये ज़रूरी है कि एक न्यूट्रिशियस हेल्दी बैलेंस डाइट जैसे शरीर के लिए चाहिए होती है, बालों के लिए भी। आफ्टर ऑल ब्लड सप्लाई बालों को भी तो शरीर से ही आती है, तो अब बाल की हेल्थ के लिए भी न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, इसके साथ कई लोग पहले से ही कई बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ज़्यादा हेयर फॉल होता है? बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, इनफैक्ट अगर कोई लंबी बीमारी होती है शरीर में, तो उसका असर जैसे शरीर के दूसरे हिस्सों में पड़ता है या ओवरऑल हेल्थ में पड़ता है, उसी तरीके से उसका असर जो है बालों के ऊपर पड़ता है। जैसे किसी को कैंसर की बीमारी है, कमजोरी आती है, तो उसमें बाल ज़्यादा झड़ते हैं। थायराइड की बीमारी है, उसमें बाल ज़्यादा झड़ते हैं। टाइफाइड अगर हो जाता है या कोई लंबी बीमारी होती है जो कुछ टाइम तक चलती है, जिससे स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, तो उसका असर बालों पे पड़ता है और उससे बाल जो हैं ज़्यादा झड़ते हैं। तो अंदर की कोई बीमारी है शरीर में जो एक लंबे टाइम चल रही है, या अगर कोई इम्पॉर्टेंट या कोई ख़ास बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी है जिससे शरीर कमज़ोर होता है, तो उसका असर बालों पे पड़ता है और उससे बाल ज़्यादा झड़ते हैं। डॉक्टर साहब, इसके साथ क्या हेयर फॉल भी एक मेजर सिम्टम हो सकता है, ये दर्शाने का कि कहीं आपको शरीर में कोई ये बीमारी तो नहीं लगी, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि आपको कोई बीमारी है लेकिन लगातार आपका हेयर फॉल हो रहा है? ये कुछ बीमारियां ऐसे हैं, जैसे हम बता रहे थे कि थायराइड की बीमारी है। थायराइड की बीमारी में कोई ज़्यादा सिम्टम्स अचानक नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी को बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं तो हम ज़रूर ये बोलते हैं कि थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा के देख लेते जी। हैं, आयरन टेस्ट करके देख लेते हैं, विटामिन्स टेस्ट करके देख लेते हैं कि कहीं आपके शरीर में विटामिन्स की कमी तो नहीं है, आयरन की कमी तो नहीं है, कहीं आपके थायराइड हार्मोन्स तो अबनॉर्मल नहीं है, कहीं उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये इंडिकेशन होता है कि अगर किसी को ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो जानने की आवश्यकता होती है कि क्या वजह है, कहीं इसका कोई अंदरूनी कारण तो नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके साथ पहला संकेत कब मिलता है? क्योंकि हेयर फॉल तो आपने बोला कि रेगुलरली चलता रहता है, एक साइकिल है, लेकिन जब ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कि पता लगने लग जाए कि आपकी पार्टिंग जो है वो हाँ बड़ी हाँ, होती हुई जा रही है, तो ये पहले संकेत कब मिलने शुरू हों और एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कब जाकर मिलें? जब भी अगर किसी को शक होता है कि मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उस वक्त डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए, ये जानने के लिए कि एक्चुअली बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या ये सिर्फ नॉर्मल शेडिंग प्रोसेस है, रादर दैन कि लंबे टाइम तक वेट करें कि जब बहुत ज़्यादा निकल जाएं, तो जिनको वापस लाने में मुश्किल हो या वापस लाना इम्पॉसिबल ही हो जाए या बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, तो उससे पहले एक बार अगर लगता है कि आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके साथ आज हम बहुत बात करते हैं लाइफस्टाइल की, और अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए हम तमाम तरीके की चीज़ें भी करते हैं। फिर कभी हम वेट लॉस करने की जर्नी में भी आगे बढ़ रहे होते हैं और उसके लिए हम क्रैश डाइटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में। ऐसे में ये क्रैश डाइटिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या हेयर फॉल को बढ़ाती है? देखिए, बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या क्रैश डाइटिंग में क्या करते हैं, अचानक वजन कम करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब न्यूट्रिशन जो है उसकी सप्लाई बॉडी में हम अचानक कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप बॉडी में न्यूट्रिशन की सप्लाई कम कर रहे हैं तो हेयर में भी उसका सप्लाई कम हो रहा है। तो अगर हेयर में सप्लाई कम होगा तो फिर उस पर उसका असर हेयर पे भी पड़ेगा और उससे हेयर लॉस बढ़ेगा। इसके साथ डॉक्टर साहब, आजकल हमारे घर में हार्ड वाटर बहुत आता है, फिर हम आरओ के पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल का ये भी एक बड़ा कारण है? कंटामिनेटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर या एयर पोल्यूशन
जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है हेयर फॉलिकल में, और उस हेयर फॉलिकल में इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से हेयर फॉल भी बढ़ता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पानी का जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है वो एक साफ़ पानी हो, उसमें पोल्यूटेंट्स नहीं हो, और उसमें लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लीन वाटर भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जी। जो मिनरल्स हमें बॉडी को चाहिए होते हैं वो नहीं होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स पानी के अंदर जो आते हैं वो नहीं होते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि जीरो जो है टीडीएस हो, वो नहीं चाहिए हमें। टीडीएस जो है पानी का जो आरओ सिस्टम भी यूज़ करते हैं उसका जो है 100 के आसपास रहना चाहिए, जिससे उसमें ट्रेस एलिमेंट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पानी के साथ में मिले हुए होते हैं वो भी शरीर को मिलना ज़रूरी है। साथ ही डॉक्टर साहब, अब जांच कैसे की जाए? अब अगर हेयर फॉल हो गया है, एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, क्या खुद से हम जांच करके पहचान सकते हैं कि एक दिक्कत जो है वो हमको पैदा हो गई है, या डर्माटोलॉजिस्ट किस तरीके की जांच करता है कि हेयर फॉल ये एक कॉमन हेयर फॉल नहीं, जबकि एक गंभीर बीमारी का रूप लेती हुई जा रही है? देखिए, एक तो तरीका मैंने ये बताया कि 3 दिन का आप बाल जो है रूट से इकट्ठा करके, थोड़ा टीडियस प्रोसेस है उसको रख लीजिए और फिर उसको काउंट करके देख लीजिए कि कितने आपके बाल झड़े हुए हैं। उसमें जो ज़रूरी है कि रूट होना चाहिए। टूटा हुआ बाल जो है उससे पता नहीं लगता है, तो अगर रूट से निकला हुआ बाल है तो उसको काउंट करके देखने से पता लग जाएगा कि ये नॉर्मल हेयर फॉल है या नॉर्मल से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो एक तो वो करते हैं, दूसरे उनके पास और भी टेस्ट होते हैं जिसको वो इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि क्या वाकई हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। हेयर पुल टेस्ट होता है, ट्रैकोस्कोपी होता है, वो करते हैं। और कई बार देखने से भी पता लग जाता है कि ये नॉर्मल डेंसिटी है हेयर की या नॉर्मल डेंसिटी से ज़्यादा, या डेंसिटी हेयर डेंसिटी उस एरिया में कम हो गई है। डॉक्टर साहब, अब इस बात पर भी आते हैं कि जब अगर हेयर फॉल हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से आप, क्या फेजेस में एक ट्रीटमेंट होता है, क्या दवाइयों से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, या फिर आगे का प्रोसीजर क्या रहता है? आगे का प्रोसीजर तो बिल्कुल प्योरली साइंटिफिक है। उसमें तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, वजह क्या है। हार्मोनल है तो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करना है, न्यूट्रिशनल है तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को ठीक करना है, अगर किसी बीमारी की वजह से हैं तो उस बीमारी का इलाज होना है, स्ट्रेस की वजह से हैं तो स्ट्रेस का मैनेजमेंट ज़रूरी है, या कोई उसमें हेयर डैमेजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रोकथाम, उसके ऊपर चर्चा हो और उसको अवॉइड किया जाए। जी। तो ये बिल्कुल प्योरली उस पर डिपेंड करेगा, ये इंडिविजुअलाइज्ड है, ये जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन आता है या कोई लेडी आती है या कोई आदमी आते हैं तो उनको ये बताना पड़ता है, उनके साथ ये डिस्कस करना पड़ता है कि भाई आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है, ये जानने की आवश्यकता है, और उसी बेसिस पे उन्हीं लाइंस पर उनका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। डॉक्टर साहब, आजकल स्कैल्प पे लगाने के लिए भी बड़े एक्सटर्नल स्प्रेज आ गए हैं, दवाएं आ गई हैं, वो कितनी लाभदायक होती है? दवाइयाँ तो डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करनी है, चाहे आप किसी भी बीमारी के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ना कि सिर्फ बाल के लिए। जी। और जो कॉस्मेटिक यूज़ की मुझे लगता है कि आप बात कर रहे थे कि लोग हेयर स्प्रे और ये दूसरी चीज़ें बालों में इस्तेमाल करते हैं, उनकी इतनी आवश्यकता होती नहीं है। हेयर स्प्रे की है, या सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है जो हम एडवाइस करते हैं हेयर हेल्थ के लिए वो है हेयर की क्लीनिंग, हेयर हाइजीन, जिसमें हम इंडिविजुअल्स को, मेन को हम एडवाइस करते हैं कि आप शैम्पू रोज़ करिए, और उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बल्कि ऑर्डिनरी शैम्पू ही काफ़ी होता है। आइडिया ये होता है, उसमें गोल ये होता है कि बाल जो हैं वो साफ़ रहें। जो महिलाएं हैं लंबे बाल होते हैं तो अगर वो रोज़ शैम्पू नहीं कर सकते हैं तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप एक दिन छोड़ के अच्छी तरीके से बाल को धो लीजिए। और सिर में तेल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सिर में ऑलरेडी जो हमारे स्वेट और सिवेशियस ग्लैंड्स होती हैं उनकी एक्टिविटी इतनी रहती है कि सफिशेंट क्वांटिटी में उसमें सीबम और स्वेट प्रोड्यूस होता रहता है, जिससे जी। बाल का लुब्रिकेशन होता रहता है। ड्राई बाल अगर होते हैं तो उसको ये जानने की ज़रूरत है कि ये कोई स्पेसिफिक बीमारी की वजह से है, या बाल का नेचर ही इस तरीके का है, या फिर उसके अंदर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की वजह से आपके बाल ड्राई हो रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो है हेयर हेल्थ के लिए हेयर हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, और उसमें रेगुलर वॉश है और तेल लगाने की आवश्यकता इतनी नहीं होती।
लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप आजकल इंटरनेट पे जाएँ तो सोशल मीडिया भरा हुआ है आपके हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल से कैसे आप निपटारा पा सकें उसके लिए। फिर आपके पास तमाम ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं जो बताए जाते हैं। इसके साथ-साथ आजकल तो ट्रेंड है हेयर गमीज़ का भी, और फिर केमिकल प्रोडक्ट्स का भी एक लंबी फ़हरिस्त है। ऐसे में ये कितने असरदार हैं? इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये लोग प्रमोट करते हैं, उसको भी बिना डॉक्टर की एडवाइस के अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ उससे इम्पैक्ट हो सकती है या आपकी हेयर हेल्थ उससे ख़राब हो सकती है। हुँ। साथ-साथ डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कितने लाभदायक होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए? अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, विटामिन बी डेफिशिएंट हैं, बी12 है, बायोटीन है या ट्रेस एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी कमी है तो वो डॉक्टर की सलाह से वो सप्लीमेंट लें। जी। जो जनरल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके लिए हम एडवाइस नहीं करते हैं, वो डॉक्टर की सलाह से ही लें। डॉक्टर साहब, इसके बाद जब हेयर फॉल हो गया है, बॉल्डनेस आ चुकी है, तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी आज एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। कितना सक्सेसफुल है हेयर ट्रांसप्लांटेशन? अगर हेयर फॉल हो गया है, हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि अब सपोज़ कर लीजिए कि हेयर फॉल की बिगिनिंग ही है, तो वो तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। और अगर उसके पीछे कोई कारण है, तो साथ में उसका कारण का भी इलाज होना चाहिए, और उसके साथ में फिर बाल का इलाज होगा तो दोनों चीज़ें ही सेटल हो जाएंगी, दोनों ठीक हो जाएंगी। उसके बाद में अगर एक इस स्टेज में आ गया है जहाँ पे काफ़ी हेयर लॉस हो गया है, उसमें भी काफ़ी चांस होता है कि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा हो सकता है, जी। लेकिन हेयर ग्रोथ रीग्रोथ जो है काफ़ी हद तक हो जाती है, हो सकता है पूरी नहीं हो। अगर किसी इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि जिसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे कि पुरुषों में होता है, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, कि जो एक जेनेटिकली लिंक्ड हेयर की समस्या है, जिसमें सामने से भी बाल निकल जाते हैं, पीछे से भी निकल जाते हैं, तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि उसमें हेयर फॉलिकल जो है, जो कि जहाँ जो हेयर बल्ब होता है, हेयर फॉलिकल होता है, जहाँ से हेयर ग्रो करता है, वो ख़त्म हो गया है, वो नष्ट हो गया है, ये ड्राई हो गया है, तो उसमें हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो उस सिचुएशन में हम एडवाइस करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की। कितना सक्सेसफुल है ये एक्सपर्ट पे भी डिपेंड करता है कि जिसने किया है उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, और सक्सेसफुल है, लोग करवाते हैं और उसके बाद में हेयर मेंटेन कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मिथ है और लगता है कि जब हेयर थिनिंग हो गई है, बाल पतले हो गए हैं और आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं और मेडिसिन भी ले रहे हैं, क्या पूरी तरीके से वो डेंसिटी वापस आ पाती है जो आपकी पहले थी? ये आगे फिर उस पे डिपेंड करता है कि अगर शुरुआत ही है, हेयर फॉलिकल डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ मिनिएचराइज हुआ है या छोटा हुआ है या श्रिंक हुआ है, तो उसके वापस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर लंबा टाइम हो गया है, वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया है, ये ख़त्म ही हो गया है, तो उसमें नहीं होगा। या अगर मिड स्टेज में है, एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम तक पहुंच चुका है, तो उसमें जो है हेयर ग्रोथ पॉसिबल है, हो सकता है थोड़ा लंबा टाइम हो, और हो सकता है उतना स्ट्रांग या उतना थिक हेयर नहीं ग्रो करे, लेकिन उसमें हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है किस स्टेज में है, और फाइनल स्टेज में ही पहुँचे, बहुत देर से पहुँचे, तो फिर तो उसमें ट्रांसप्लांट ही एक तरीका रह जाता है। और हेयर ट्रांसप्लांट भी अगर आपको नहीं कराना तो आजकल हेयर पैचेस भी बहुत मिलते हैं और वो परमानेंटली आपके स्कैल्प पर लग जाते हैं। वो क्या यूज़फुल है और कहीं स्कैल्प को कहीं डैमेज तो नहीं करते वो? नहीं, उसमें भी डॉक्टर की एडवाइस से ही उसको यूज़ करना चाहिए। उसमें कभी-कभी ये होता है कि वैसे तो डैमेज नहीं करते हैं, लेकिन कई बार जब उसको लगाते हैं, तो लगाने की वजह से एक ऑक्लूसिव इफ़ेक्ट स्कैल्प के ऊपर आता है। तो ऑक्लूसिव इफ़ेक्ट की वजह से सिर में खुजली होने लगती है, रेडनेस आ जाती है, कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, और कभी-कभी कुछ लोग जो हैं उसको लगाने से पहले सिर में कुछ और लगा लेते हैं। तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, किसी को जो है जो जो लगाया है मटेरियल, उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। जी। तो ये जो है इस्तेमाल अगर करते हैं तो डॉक्टर की सलाह से उसको इस्तेमाल करें। आखिरी में डॉक्टर साहब, आपको आज सब सुन रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, एज अ रिनाउंड डर्माटोलॉजिस्ट, अगर आपको हर रोज़ एक हेयर केयर अपनी रखनी है और हेयर हाइजीन बनानी है तो क्या कुछ कर सकते हैं वो? मैंने पहले भी एडवाइस किया है कि रोज़ शैम्पू से अच्छी तरीके से बाल को धोना है। मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, बाल में तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट
होनी चाहिए, एक आपका एक्सरसाइज शेड्यूल होना चाहिए। हफ्ते में 4 से 5 बार जो है आप पौना घंटा 1 घंटे एक्सरसाइज करें, जिसका असर जो है सिर्फ शरीर के ऊपर ही नहीं पड़ता है, उसका असर जो है बालों के ऊपर भी पड़ता है। और ये ना कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बल्कि स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस को रिड्यूस करें और जो बाल में लगाने वाली ओवर द काउंटर मिलने वाली चीज़ें हैं उनको नहीं इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब टोटल हेल्थ पॉडकास्ट पे आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। नमस्कार। हम अक्सर बालों को सिर्फ खूबसूरती से जोड़ते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बाल हमारे शरीर की अंदरूनी सेहत का आईना होते हैं। जब शरीर में तनाव बढ़ता है, हार्मोन बिगड़ते हैं, पोषण कम होता है या जीवन शैली असंतुलित हो जाती है, तो उसका पहला असर कई बार बालों पर ही दिखाई देता है। इसलिए बालों का इलाज सिर्फ शैम्पू बदलना नहीं, बल्कि अपनी पूरी जीवन शैली को समझना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर गिरता हुआ बाल गंजेपन की शुरुआत नहीं होता, लेकिन हर पतला होता हुआ बाल एक चेतावनी जरूर देता है। समय रहते पहचानिए, सही सलाह लीजिए और इंटरनेट के शॉर्टकट्स की बजाय विज्ञान पर भरोसा कीजिए, क्योंकि बाल वापस आने से पहले उनकी जड़ों को बचाना ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।